एक 24 साल का युवक जिसने अभी अपनी पढ़ाई कंप्लीट की थी और काम के सिलसिले में गांव से निकलकर शहर की ओर बढ़ता है, क्योंकि पढ़ाई में ठीक ठाक था और होशियार था। जब शहर पहुंचता है तो उसको नौकरी भी मिल जाती है, वो भी कंप्यूटर ऑपरेटर की। और 1 से 2 साल उसको हुए थे नौकरी करते हुए, और 1 महीना पहले पता चलता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस फोर्स में सिपाही पद के लिए 60,000 वैकेंसी निकली है। वह जैसे ही यह नोटिफिकेशन देखता है खुश हो जाता है और तभी अपने पिता को फ़ोन करता है। कहता है, पिताजी, उत्तर प्रदेश पुलिस में वैकेंसी निकली है और मैं भी इसमें फॉर्म डालूंगा और मेहनत से तैयारी करूंगा और आपका सपना सच एक दिन ज़रूर करूंगा। अगली बार जब मैं घर आऊंगा तो आपको सिपाही की वर्दी पहनकर दिखाई पड़ूंगा। और उसको पिता को भी क्या पता था कि उसके बेटे के साथ कितनी बड़ी अनहोनी होने वाली है कि जिसकी वह ज़िंदगी भर कल्पना नहीं कर सकता। और उस बेटे का पता चलता है कि कत्ल कर दिया गया है। जैसे ही यह खबर उसके पिता को पता चलती है, वह भी हैरान और परेशान, उसके पैरों तले ज़मीन खसक जाती है कि उसकी जो सपने बेटे ने दिखाए थे वह अधूरा रह गया। आखिर उस 24 साल के बेटे के साथ ऐसा क्यों हुआ और किसने किया और क्या वजह रही? जब आपको इस कहानी की सच्चाई पता चलेगी, आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। यह सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है ग्रेटर नोएडा, जो कि दिल्ली से सटा है, और उसी के पास एक थाना है जिसका नाम है इकोटेक फेज 3 थाना। उसी के अंतर्गत एक इलाका पड़ता है जिसका नाम था हिडन पुस्ते, जो कि सुनसान इलाका है। और ये तारीख थी 12 जनवरी 2024 सुबह के 8 बजे, जो कि जंगल वाला रास्ता था। रात में बहुत ही कम लोग उस रास्ते से जाते थे। जब सुबह 12 तारीख हुई और 8 बजे के आसपास जो गांव के व्यक्ति उस इलाके से गुजर रहे थे, तभी देखते हैं कि सड़क किनारे एक झाड़ी है, वहाँ पर एक युवक की लाश पड़ी है। जैसे ही वह युवक देखता है, उसके पास पहुँचता है। धीरे धीरे जो आसपास का इलाका था, वहाँ के लोग उस डेड बॉडी के पास इकट्ठा हो जाते हैं और भीड़ जमा हो जाती है। और मनी मन में सबके सवाल ये चल रहा था कि आखिर ये किसका बेटा है और इस हाल में यहाँ कैसे पड़ा है। तभी वहाँ के जो व्यक्ति थे, जो वहाँ के पास थाना था जिसका नाम था इकोटेक, थाने में 100 नंबर पर डायल करते हैं और उस युवक की जानकारी पुलिस को देते हैं। कहते हैं एक 24 से 25 साल का युवक है जो कि मृत अवस्था में सड़क किनारे पड़ा है। अब 10 से 15 मिनट बाद जो थाने की पुलिस थी उस मौका वारदात पर पहुँचती है। उस डेड बॉडी को जब देखती है तो उनको यही लगता है कि इस युवक के साथ ऐसा क्या किया गया है जिसके कारण इसकी मौत हुई है। तभी पूरी बॉडी को देख रहे थे और उनकी नज़र पड़ती है गर्दन पे। गर्दन पे कुछ निशान पड़े हुए थे, जैसा पुलिस वालों को लग रहा था कि किसी ने इस युवक की गर्दन दबा के कत्ल किया है या हत्या की है, क्योंकि उसके शरीर पर कोई कटा पिटा निशान नहीं था कि ऐसा व्यतीत हो सके कि किसी हमले से इस पर वार किया गया है। अब पुलिस वाले उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हैं और उस डेड बॉडी की तलाशी लेते हैं, तो उसमें एक आई कार्ड पुलिस वालों को मिलता है जिसमें उस युवक का नाम लिखा था विपिन कुमार, और वो कार्ड एक कंपनी का था जिसका नाम था कंपनी का हेलोनिक्स कंपनी, जो कि फेज 2 में थी। अब पुलिस वाले उस कार्ड को अपने कब्जे में लेते हैं और जो आसपास के लोग खड़े थे उस युवक के बारे में जानकारी हासिल करने का प्रयास करते हैं, मगर उन लोगों के पास उस युवक की कोई जानकारी नहीं थी और कोई भी सहायता करने में असमर्थ थे। अब पुलिस वाले की जो टीम थी वह हेलोनेक्स कंपनी पहुंचती है। जैसे ही कंपनी के बाहर पहुंचती है तो गार्ड मिलता है। तो जो पुलिस वाले थे तो विपिन कुमार के बारे में उस गार्ड से पूछते हैं, तो गार्ड कहता है जो विपिन कुमार है 2 से 3 दिन के अंदर कंपनी में नहीं आया है, और जो कंपनी का सुपरवाइज़र है तब भी वह वहाँ आता है, पुलिस वालों से बात करता है। पुलिस वाले उससे बात करते हैं, पूछते हैं ये विपिन कुमार है कहाँ का रहने वाला है। तो वो मैनेजर कहता है कि यह
युवक तो यहीं पर किराए पे कहीं रहता था ग्रेटर नोएडा में। जो इसका मूल निवास या पता है वह तो इसका ऑफिस के जो डॉक्यूमेंट आधार कार्ड है उसमें लगा है। हमें कुछ देर की मोहलत दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। अब पुलिस वाले कहते हैं जो इसके घर के फ़ोन नंबर हैं या इसका जो एड्रेस है वो हमको दीजिए। जो सुपरवाइज़र अपने ऑफिस जाता है, जो विपिन कुमार का बायोडाटा होता है वह पूरा लेके आता है, आधार कार्ड जिसमें लिखा था यह जो विपिन कुमार मूल रूप का अलीगढ़ का रहने वाला है। जो थाना लगता है वो लगता है दादो थाना के अंतर्गत इसका गांव आता है, वहीं का रहने वाला है। अब पुलिस वाले उस युवक के घर वालों को फ़ोन करते हैं और उनके जो बेटा था उसकी जानकारी देते हैं कि आपका बेटे की लाश मिली है जो कि संदिग्ध हालत में बरामद हुई है। जैसे ही यह बात उसके माता पिता की पता चलती है, उनका रो रो के बुरा हाल हो जाता है। वह 1 से 2 घंटे के अंदर ग्रेटर नोएडा जो थाना था इकोटेक वहां पहुंचते हैं और अपने बेटे के कत्ल की जानकारी पुलिस वालों से मांगते हैं, जो कि पुलिस वालों को पास भी ऐसी कोई ठोस जानकारी नहीं थी जो बेटों के कातिल तक वह बता सकें कि आखिर किसने कत्ल किया है। अब पुलिस वाले उनके माता पिता से पूछताछ कर रहे थे और इधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है जो यह युवक है इसकी उम्र 24 से 25 साल है और इसका कत्ल यानी 2 दिन पहले हुआ था। डेड बॉडी जो मिली थी 12 तारीख को मिली थी और पुलिस जो रिपोर्ट पोस्टमार्टम की देख रही थी उसमें कत्ल का जिक्र 10 जनवरी 2024 था। तो पुलिस वालों ने उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से जब घर वालों से पूछताछ की, जो कि एक मृतक का भाई था, उससे भी पूछा कि आपका भाई 2 दिन से लापता था और उसका मोबाइल स्विच ऑफ था, तो आप लोगों ने अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराई और क्यों उसकी जानकारी इकट्ठा करने के लिए कोशिश नहीं की। तभी उसका भाई एक ऐसी जानकारी पुलिस वालों को बताता है कि जो मेरा छोटा भाई है जिसका नाम विपिन है, जो कि गांव में उसने इंटर तक पढ़ाई की और काम के सिलसिले में ग्रेटर नोएडा आया, जहां पर एक या अच्छी कंपनी में काम करता था। और कुछ दिन पहले ही इससे मेरी बात हुई थी तो इसने बताया था भाई उत्तर प्रदेश पुलिस में वैकेंसी निकली है, मैं इसकी तैयारी करना चाहता हूँ, जो कि मेरा जियो का सिम है और मैं यह सिम कन्वर्ट वोडाफोन में कराना चाहता हूँ। इसकी वजह यह थी क्योंकि वो कह रहा था कि जो वोडाफोन में टर्म कंडीशन ये है 12 बजे रात से लेकर सुबह 7 बजे तक अनलिमिटेड फ्री नेट होता है, जिसके कारण से वह जो नोट्स होते हैं, जो वीडियो होते हैं पढ़ाई के, वह सेव कर लेगा, जिससे उसका नेट भी बच जाएगा और उसकी पढ़ाई भी अच्छी हो जाएगी। तो उसका भाई कहता है मैंने भी यही सोचा और मैंने फ़ोन भी किया था तो स्विच ऑफ आ रहा था, तो मैंने यही सोचा क्या पता भाई ने अपना सिम पोर्ट कराया हो, तो इस वजह से 2-3 दिन फ़ोन नहीं लग रहा है। अब पुलिस वाले यह सब बयान सुनने के बाद तो भी घर वालों से कहते हैं कोई आपके बेटे से या किसी की दुश्मनी है या इसकी कोई प्रेमिका है या इससे कोई संबंध इसका है। तो घर वाले कहते हैं मेरा बेटा बहुत सीधा था और इसकी किसी से कोई ऐसी ना दुश्मनी थी ना किसी से यहाँ कोई ज़्यादा दोस्ती थी। तो भी कहते हैं यहाँ पर कोई रिश्तेदारी आपकी है, तो वो जो विपिन के माता पिता कहते हैं कि यहाँ उसकी चचेरी बहन रहती है, जो कि ग्रेटर नोएडा 3 फेस में ही रहती है और अपने पति के साथ कभी कदार उनके वहाँ चला जाता था। जो इसका जीजा था, जो चचेरी बहन का जीजा था जिसका नाम था जॉनी, उसको बात ये पता चलती है कि उसके साले का कत्ल हो गया है। वह भी पहुँचता है थाने में, वह भी हैरान परेशान था कि इतना सीधा साधा शाला जो कभी कदार छुट्टी होती थी घर आता था और अच्छे से बातचीत करता था, आखिर वहाँ पर इसका दुश्मन ऐसा कौन हो गया जिसने इसका कत्ल कर दिया। अब मोबाइल वाले पुलिस वाले विपिन का मोबाइल की कॉल डिटेल खंगालते हैं, ऐसा उसमें कुछ संदिग्ध नहीं लगता पुलिस वालों को, जिसके हिसाब से उनको पूछताछ करनी चाहिए। अब पुलिस वाले भी हैरान और परेशान, आखिर इस युवक का अनजान जगह पर कत्ल किसने किया और क्यों किया। अब पुलिस वाले दोबारा से मोबाइल को फॉरेंसिक लैब भिजवाते हैं और एक एक उसकी जो सेटिंग थी और एक एक जो बैंक डिटेल की भी वो पूरी जानकारी हासिल करने के लिए कहते हैं साइबर सेल वालों को। तभी पता चलता है कि 11 तारीख जनवरी 2024 को जो विपिन कुमार के मोबाइल से 8400 रुपये एक नंबर पर भेजे गए हैं। अब जब उस नंबर का पता चलता है तो वह नंबर
निकलता है जो उसके चचेरी बहन का जो पति था, जो इसका विपिन का जीजा था, जिसका नाम जॉनी था, उसके अकाउंट पर भेजे गए थे। अब पुलिस वाले उस व्यक्ति को उठाते हैं, पुलिस थाने लेकर आते हैं, कहते हैं कि तुमने अपने साले का कत्ल क्यों किया। तो वह भी हैरान और परेशान हो जाता है कि साहब मैं अपने साले का कत्ल क्यों करूंगा। तब पुलिस वाले कहते हैं कि यह 11 तारीख का ट्रांजैक्शन तुम्हारे नंबर पे 8400 रुपये भेजे गए हैं, क्योंकि विपिन की तो मौत 10 तारीख को हो गई थी, तो यह पैसा तुम्हारे पास 11 तारीख को कैसे आया। अब पुलिस वाले जब सख्ती से पूछताछ करते हैं, जब ठोस रवैया अपनाते हैं, तो जीजा उसका टूटता है। एक ऐसा खुलासा करता है जिसको सुनने के बाद पुलिस वाले और जो विपिन के माता पिता वह भी हैरान परेशान हो जाते हैं कि उसकी चचेरी बहन का आदमी ही इतना बड़ा आरोपी निकलेगा जिसकी वो लोग कल्पना नहीं कर सकते थे। तभी वह कहता है कि जो विपिन कुमार, जो कि यहाँ अच्छी कंपनी में काम करता था और जो कि संडे को उसका रेस्ट रहता था, वह अक्सर मेरे घर आता था, मेरी पत्नी से बातचीत करता था। बातचीत करने के साथ साथ दोनों में इतने ज़्यादा गहरा प्यार था कि एक दूसरे के साथ खाना तक खाते थे, जो कि वह घर हमारे आता जाता रहता था। जो कि मोहल्ले वाले मुझसे कहते थे कि यह आदमी हमें गलत लग रहा है। वह तरह तरह की बातें मेरे साले और पत्नी के बारे में बोलते थे, वह मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने एक दिन विपिन से कहा कि तुम मेरे घर ज़्यादा मत आया करो, जिससे मोहल्ले वाले गलत और तरह तरह की बातें निकालते हैं। तो विपिन इन सब चीज़ों को नहीं माना और उसने वही रुख अपनाया और फिर से आता रहता, मुलाकात करता रहता, जिससे मैं क्रोधित हो गया था। मैंने ही फिर एक प्लान बनाया कि इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा, तभी मेरी ज़िंदगी अच्छी चल पाएगी। तभी मैंने एक तारीख निश्चित की, 10 जनवरी 2024 और शाम के 7 बजे, जो कि मैंने अपने फ़ोन से विपिन को फ़ोन मिलाया। मैंने कहा कि मैं जिस कंपनी में काम करता हूं, मेरा वहां प्रमोशन हो गया है और मैं तुमको एक पार्टी देना चाहता हूं। विपिन भी मान गया। उसने कहा कहाँ आना है। तो जो उसका जीजा जानी था उसने बताया, जो हिडन पुश्ते जो जगह है वहाँ पे सुनसान इलाका रहता है, जहाँ से हम लोग पार्टी करेंगे और तीसरे व्यक्ति को किसी को कोई आपत्ति भी नहीं होगी। वह भी चला आया और इस काम के लिए मैंने अपना दोस्त जो मेरा है, जिसका नाम था यदुवीर, मैंने उसको भी शामिल किया। हालांकि उसको मैंने पहले बता दिया था कि मेरा साला है, उसको रास्ते से हटाना है और जिसके लिए मैं तुमको पैसे दूंगा। और मैंने उसको ये भी बताया था विपिन के अकाउंट में काफ़ी पैसा है और उसका पासवर्ड हमें पता है। जब उसकी मौत हो जाएगी तो मैं उसका मोबाइल लेके वो पैसे निकाल लूँगा, जो पैसे होंगे तो दोनों आपस में बांट लेंगे। वह भी तैयार हो गया। तभी 10 जनवरी 2024 को वह विपिन से मिलता है, दोनों पार्टी करते हैं और उसको शराब का सेवन कराते हैं। वो जब नशे में हो जाता है, जो जॉनी था, यदुवीर था, उसको पकड़ लेते हैं और गर्दन मुखलर से दबा देते हैं। जैसा कि उसकी मौत हो जाती, मौत होने के कारण जो उसका फ़ोन था उससे वह दूसरे दिन 8400 रुपये अपने अकाउंट में भेज लेता है, जो कि 4200 रुपये यदुवीर को देता है और 4200 अपना रख लेता है। और उसका प्लान यही था कि यह जब मामला शांत हो जाएगा, धीरे धीरे करके सब पैसे मैं अपने साले के निकाल लूँगा। जब पुलिस वालों को इस घटना के बारे में पता चलता है तो वह भी हैरान और परेशान हो गए कि जो अपनी चचेरी बहन को युवक बहन मानता हो और उसके पति ने इतना गलत उसकी भावना थी और उसने इतने गलत तरीके से सोचा कि उसका ही कत्ल कर दिया। अब पुलिस ने यह सब जैसे घटना उस व्यक्ति के साथ सुनी, उस जो जॉनी था, जो उसका जीजा था, उसको जेल भेज दिया। जेल भेजने के साथ साथ जब उसके माता पिता विपिन को पता चला तो वह भी हैरान परेशान हो गए और जो दोषी था उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देने की मांग करने लगे। आई होप आप लोगों को कहानी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल पे जाके सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट में हमें दे सकते हैं, जिसका मैं रिप्लाई भी आपको ज़रूर करूँगा। मिलते हैं नई कहानी में नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।